नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। चेन्नई का मरीना बीच इलाका बन रहा है विकलांगों के लिए सुलभ और सुगम्य। नागपुर के जयसिंह चौहान को सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। फाइलेरिया से पीड़ित लोगों के लिए वितरित की गई कुछ खास चप्पलें। रियायती मूल्यों पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दिए जाएंगे उपयुक्त उपकरण। विजन एड और सक्षम की संयुक्त पहल। प्रजाहिता फाउंडेशन ला रहा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी या पैरालिसिस वाले लोगों के लिए एक किफायती सहायक उपकरण। हाईकोर्ट ने पुलिस यातना का सामना करने वाले विकलांग व्यक्ति को 5 लाख रुपए देने के दिए आदेश। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि विकलांग गुनहगारों से निपटने के लिए पुलिस को किया जाए प्रशिक्षित। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य समानता पर WHO करेगी एक वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च। हिमाचल प्रदेश में टांडा कॉलेज ने विकलांग लड़की को MBBS सीट देने से किया इनकार। हैदराबाद में हो रही है दिव्यांग जनों के लिए स्पोर्ट्स मीट। खेलकूद प्रतियोगिता में 8 स्कूलों के दिव्यांग छात्रों ने लिया हिस्सा। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट्स। अयोध्या समस्याओं को लेकर मार्च निकालेंगे दिव्यांगजन। दिव्यांग दुल्हन के साथ दूल्हे ने व्हील चेयर पर बैठकर लिए फेरे। शादी का झांसा देकर युवती को बेचा गया विकलांग व्यक्ति के हाथ। बेटे बहू ने निकाला घर से, कमिश्नर की अदालत पहुंचे बुजुर्ग। दिव्यांगता प्रमाण पत्र निकला जाली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए वरिष्ठ वकील से मांगी मदद। गोवा के KTC बस स्टैंड पर विकलांगों के लिए की जा रही हैं दुकानें आरक्षित। नई मुंबई में विकलांग स्टॉलों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की जांच करेगा NMMC। तमिलनाडु CM स्टालिन ने कहा कि निजी क्षेत्र में विकलांगों के लिए 4% कोटा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने चाहिए नए कदम। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Ms. Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India
to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। कम्युनिटी कलर्स इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। दोस्तों, आज हम डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी कई अलग अलग महत्वपूर्ण घटनाओं का जायजा इस कार्यक्रम में लेंगे। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं चेन्नई के मरीना बीच से आ रही इस अच्छी खबर से। बस कुछ ही दिनों पहले चेन्नई कॉरपोरेशन ने विकलांग व्यक्तियों के लिए गांधी प्रतिमा के पीछे समुद्र तट के एक हिस्से को अस्थायी रूप से सुलभ बनाया था। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने 2 साल के अंतराल के बाद समुद्र तट को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाया है और अब मरीना बीच पर समुद्र तट तक जाने वाली इस रैंप को स्थायी बनाने का काम किया जा रहा है। ये काम गुरुवार को शुरू हो चुका है और इसकी लागत 2.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। 1 माह में ये काम पूरा किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही समुद्र तट पर विकलांगजनों के लिए बीच व्यू चेयर्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, बेहतर पेयजल सुविधाएं और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि मेट्रो रेल के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए पहले तय किए गए स्थान से पथ का स्थान 300 मीटर दूर तक किया गया है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्री गगनदीप सिंह बेदी ने कहा है कि बस 1 सप्ताह के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम को अब 16 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा विकलांग लोगों को इस बारे में पता चले और वे इसका आनंद लें। दोस्तों, मरीना बीच पर इस टेम्परेरी रैंप के खुलने के बाद विकलांग लोगों की सुरक्षा के लिए अब वहां पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि विकलांग लोगों के लिए मरीना बीच पर बनाए गए मार्ग का उद्घाटन किए जाने के 2 दिन बाद ही इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि आम जनता इस रैंप का उपयोग न करे। विकलांग लोगों को मरीना बीच पर अब अच्छा समय बिताने के लिए एक पाथवे बनाया गया है। इसका उद्घाटन हाल ही में चेपॉक के विधायक उदयनिधि स्टालिन ने किया था, लेकिन उद्घाटन के बाद आम जनता द्वारा इस संरचना को नुकसान पहुंचने का जोखिम है। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए और आम जनता को इससे दूर रखने के लिए साइट पर अब पुलिस तैनात की गई है। आपको बता दें कि जल्द ही इस टेम्परेरी रैंप को परमानेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। नागपुर के एक विकलांग व्यक्ति उद्यमी जय सिंह चौहान को 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संभवतः वे ऐसे पहले विकलांग व्यक्ति हैं जिनको इस तरह के राष्ट्रीय पुरस्कार से 2007 में भी सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के हाथों प्रदान किया गया था। दोस्तों, ये खबर है फिर से एक बार महाराष्ट्र के नागपुर से। नागपुर अब देश की पहली ऐसी सिटी बन चुका है जहां पर फाइलेरिया के पेशेंट्स के लिए डिजाइन की गई चप्पलें बांटी गई हैं। फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव या फील पांव कहते हैं, इसमें अक्सर हाथ या पैरों पर बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हाथ या पांव
हाथी के पैर समान मोटा हो जाता है, इसीलिए इस रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है। नागपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर श्री राधा कृष्णन बी के प्रयासों से और साथ ही रोटरी क्लब ऑफ नागपुर के प्रयासों से एलिफेंटियासिस के पेशेंट्स के लिए स्पेशल शूज बनाए गए। आयुक्त श्री राधा कृष्णन बी ने अपने हाथों से खुद इनका वितरण भी किया। ये कार्यक्रम बुधवार को किया गया, जिसके लिए कई मान्यवर लोग उपस्थित थे। दोस्तों, आपको बता दें कि नागपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पर मानेवाड़ा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की भी शुरुआत की गई है, जो कि MMDP मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन पर काम करती है, जिसके तहत एलिफेंटियासिस के पेशेंट्स पर भी खास तवज्जो दिया जाता है। दोस्तों, विजन एड और सक्षम दृष्टिबाधित व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने में सक्षम बनाने और किफायती तरीके से उपयुक्त उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस पहल के हिस्से के रूप में सभी आवश्यक पठन लेखन सॉफ्टवेयर के साथ पूर्व कॉन्फ़िगर्ड उपयुक्त उपकरण दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सस्ते दामों पर प्रदान किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं इसमें कौन से डिवाइसेस शामिल है। डेल के लैपटॉप, जिसकी कुल लागत है 41,500 रूपए। इसमें सब्सिडी दी जा रही है 20,000 रूपए की और उपयोगकर्ता इसे 21,500 में खरीद सकते हैं। DG प्लेयर Evo E11 बुक शेयर से कनेक्टिविटी के साथ वाईफाई सक्षम है और सुगम्य पुस्तकालय है। इसकी कुल लागत है 13,000 रूपए, सब्सिडी है 7,000 रूपए और उपयोगकर्ता को इसके लिए देने होंगे 6,000 रूपए। अगला आइटम है ब्लूटूथ कीबोर्ड वाला टैबलेट सैमसंग गैलरी टैब A7, जिसमें 3 GB रैम और 32 GB हार्ड डिस्क है। इसकी कुल लागत है 17,000 रूपए, सब्सिडी 7,000 रूपए, उपयोगकर्ता को इसके लिए देने पड़ेंगे 10,000 रूपए। रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले आर्बिट रीडर 20, कुल लागत है रूपए 37,500, सब्सिडी 20,000, उपयोगकर्ता को इसके लिए देने होंगे 17,500। दोस्तों, याद रहे इसके लिए आपको गूगल फॉर्म भर के रजिस्टर करना पड़ेगा। संपर्क के लिए नंबर है 9843059843 यानी कि 9843059843। लेकिन याद रहे इसके लिए अंतिम तारीख है 3 दिसंबर। दोस्तों, क्या स्मार्ट उपकरणों की दुर्गमता आपके सीखने और रोजगार कौशल के आड़े आ रही है? क्या स्मार्ट डिवाइसेस को हैंड्स फ्री उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना संभव है? क्या आप चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को और जानकारी का अधिकार हो जिसे आप जानते हैं? तो फिर ये न्यूज आप ही के लिए है। प्रजाहिता फाउंडेशन डेक्स्ट्रोवेयर डिवाइसेस के साथ कोलैबोरेशन करके आपके लिए लेकर आए हैं एक हेड माउंटेड माउसवेयर डिवाइस, जो आपके हाथों के इस्तेमाल के बिना ही किसी स्मार्ट डिवाइस को नियंत्रित करने देता है। आपको बता दें कि प्रजाहिता फाउंडेशन ने अपनी सौख्यम परियोजना के तहत लोकोमोटर विकलांग लोगों के लिए या पक्षाघात वाले लोगों के लिए यानी कि पैरालिसिस से पीड़ित लोगों के लिए इस किफायती सहायक उपकरण को प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं info@prajahita.org पर। याद रहे info@prajaahita.org पर। दोस्तों, अब खबर तमिलनाडु से। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को तिरुपुर के एक विकलांग अधिवक्ता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उसके साथ धारापुरम पुलिस ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था और मौखिक रूप से उसे परेशान भी किया गया था। अदालत ने आगे DGP को ये निर्देश दिया कि वे विकलांग लोगों के साथ विनम्र व्यवहार करने के लिए कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों तक सभी स्तरों पर पुलिस बल को संवेदनशील बनाए। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को DGP को निर्देश दिए हैं कि पुलिस कर्मियों को विकलांग लोगों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच या जांच के दौरान उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जस्टिस R सुब्रमण्यम और के कुमारेश बाबू ने अधिवक्ता L मुरुगनाथम द्वारा दायर एक अपील पर आदेश पारित किया, जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस द्वारा उनके अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए
मुआवजे की मांग की थी। सभी पुलिस कर्मियों को सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसने डीजीपी को सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के उचित रखरखाव के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश भी दिया है। दोस्तों, अब खबर विकलांग जनों के लिए बन रहे WHO की वैश्विक रिपोर्ट के बारे में। दुनिया भर में 1 अरब से भी अधिक लोग विकलांगता का अनुभव करते हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। विकलांग व्यक्तियों को कई स्वास्थ्य असमानताओं का सामना करना पड़ता है। ये असमानताएं विकलांग लोगों के लिए अनुचित और अन्यायपूर्ण कारकों से प्रेरित होती हैं। ये सारी असमानताएं सेवा में कमी, सार्वजनिक एक्सेसिबिलिटी में कमी और विकलांग लोगों पर कम ध्यान देने की वजह से होती हैं। मई 2021 में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सदस्य देशों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के हाईएस्ट स्टैंडर्ड WHA 74.8 को अपनाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक को संकल्प में दिए गए अनुरोधों में 2022 के अंत तक विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक रिपोर्ट विकसित करनी थी। इसके अनुरोध के जवाब में WHO ने वैश्विक रिपोर्ट अब विकसित कर ली है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य इक्विटी पर WHO ग्लोबल रिपोर्ट का वैश्विक लॉन्च करना है। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कई हितधारकों जैसे कि सरकार, नागरिक समाज संगठन, विकास एजेंसियां और अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र के भागीदारों में इसके लिए कार्रवाई करना है। दोस्तों, ये रिपोर्ट स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में विविध योजनाएं कार्यान्वयन और उनकी निगरानी में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाल रही है। इस रिपोर्ट के लॉन्च पर एक बड़ा इवेंट किया जा रहा है जिसमें आप व्यक्तिगत रूप से भागीदारी ले सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने के लिए ये एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए हाइब्रिड कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में आमने सामने और ऑनलाइन रूप से लिया जाएगा। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर हिमाचल प्रदेश से।
यहाँ पर GMCH की मंजूरी के बावजूद टांडा कॉलेज ने एक विकलांग छात्रा को MBBS सीट देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि 18 वर्षीय व्हील चेयर बाउंड निकिता चौधरी 78% विकलांग है और वो MBBS करने के लिए योग्य है। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, जहां उन्हें MBBS की सीट आवंटित की गई है, इस कॉलेज ने उनकी विकलांगता का 90% आकलन किया है, जिससे वो इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अयोग्य हो गई है। नीट के नियमों के अनुसार 80% से अधिक विकलांगता वाला व्यक्ति MBBS कोर्स करने के योग्य नहीं है। GMCH देश के 15 नीट सूचीबद्ध अस्पतालों में से एक है। यहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज में एक सीट आवंटित होने के बाद छात्रा ने इस जगह का दौरा किया तो उसे पता चला कि अधिकारियों द्वारा वहाँ पर उसकी मेडिकल जांच फिर से की जाएगी। वहाँ की गई मेडिकल जांच में उनकी विकलांगता 90% आंकी गई। संयोग से कांगड़ा सिविल अस्पताल ने 2016 में उसकी विकलांगता का 75% आकलन किया था, जब उसके विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कोटा का लाभ उठाने के लिए चिकित्सा कराई गई थी। इसके अलावा कांगड़ा सिविल अस्पताल ने उसकी बीमारी को गैर प्रगतिशील भी करार दिया था। GMCH ने भी अपनी रिपोर्ट में उसकी बीमारी को प्रोग्रेसिव नहीं बताया है। हालांकि टांडा मेडिकल कॉलेज ने उसकी बीमारी को प्रगतिशील करार दिया है। मेडिकल एजुकेशन के निदेशक रजनीश पठनिया ने इस बारे में कहा है कि अगर छात्र विकलांगता के लिए एक राज्य कोटे का लाभ उठाता है तो कॉलेज में मेडिकल टेस्ट का प्रावधान है। फिर भी मेडिकल रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी का सवाल अनुत्तरित है। विकलांगता पर सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य श्री अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि उसका व्हील चेयर बाउंड होना उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार ये राज्य का कर्तव्य है कि वो कॉलेजों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों और भवनों को विकलांग लोगों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाए। दोस्तों, अब खबर हैदराबाद से, जहां विकलांग व्यक्तियों के लिए कराई जा रही है स्पोर्ट्स मीट। विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, जो कि 3 दिसंबर को पड़ता है, विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण विभाग ने 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक शहर में 4 दिवसीय खेल का आयोजित करने की योजना बनाई थी। प्रेस की विज्ञप्ति के अनुसार 29 नवंबर को राज्य स्तरीय दिव्यांगजन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें करीब 1000 दिव्यांग लोग शामिल हैं। यहाँ पर कृष्णा जिले के 8 अलग अलग स्कूलों के लगभग 450 विकलांग बच्चों ने मंगलवार को विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। ये कार्यक्रम 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के हिस्से के रूप में विकलांग लोग, ट्रांसजेंडर्स और वरिष्ठ नागरिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग बच्चों को तलाशने और उनके लिए आनंद लेने में मदद करना है। 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे विभिन्न श्रेणियों में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बहुत खुश नजर आए। एक प्रतिभागी ने कहा कि हम प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बेहद खुश हैं। माता पिता ने भी अपने बच्चों को दूसरों के साथ खेलते और मेलजोल करते देख प्रसन्नता व्यक्त की। माता पिता ने कहा कि बच्चे सक्रिय हो रहे हैं और अपने दम पर चीजें करना सीख रहे हैं। आज सुबह यानी कि 2 दिसंबर की सुबह पर पीपल्स प्लाजा से श्री PV नरसिम्हा राव स्टैच्यू निकलेस रोड तक डिसेबिलिटी अवेयरनेस वॉक भी किया गया। लगभग 800 विकलांग व्यक्ति, विकलांगों के लिए काम करने वाले संघ और सदस्य, सरकारी अधिकारी और अन्य हितधारक इस पैदल यात्रा में शामिल थे। 3 दिसंबर की सुबह 10 बजे से रविंद्र भारती मुख्य सभागार में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद जिला कलेक्टर S दिली राव ने कहा कि आजकल प्रतिभा विकलांगता पर हावी हो रही है। खेल व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाने का एक सिद्ध तरीका है। दोस्तों, अब बारी है NFB से आ रहे कुछ जॉब अलर्ट्स को सुनने की। NFB महासचिव श्री गौतम अग्रवाल ने विजुअली इम्पेयर्ड के हेतु कुछ जॉब ओपनिंग्स शेयर किए हैं, जिनके डिटेल्स अब हम सुनने जा रहे हैं। DRDO ने व्यवस्थापक और संबंध संवर्ग के तहत विभिन्न पदों के लिए 1061 रिक्तियों की भर्ती में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 11 रिक्तियां आरक्षित की हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है
7 दिसंबर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.drdo.gov.in पर। इसके बाद अलर्ट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पूरे भारत से अनुबंध के आधार पर 800 फील्ड ऑफिसर और फील्ड सुपरवाइजर की भर्ती में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 8 रिक्तियां आरक्षित की है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 11 दिसंबर। अधिक जानकारी के लिए www.powergrid.in पर जाएं। याद रहे www.powergrid.in। NFB की अगली रिक्ति है नाल्को GOI की तरफ से। नाल्को GOI ने 375 ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। PWDs को अप्रेंटिस एक्ट के तहत आरक्षण दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 दिसंबर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nalcoindia.com पर। याद रहे www.nalcoindia.com पर। दोस्तों, दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर भारतीय विकलांग कल्याण समिति की ओर से 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर मार्च निकालकर उनकी समस्याएं गिनाई जाएंगी। ये मार्च उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में निकाला जाएगा। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। यहाँ पर पीलीभीत में नगर पालिका से रिटायर 76 वर्षीय संदीप सक्सेना ने त्रिवेणी नगर में पत्नी के नाम जमीन खरीदी थी। एक मंजिला मकान बनवाया था। इस मकान में बेटा बहू रहते हैं। बेटे बहू ने एक मंजिल मकान और बनवा लिया है। संदीप रिटायर होकर घर में रहने आए तो बेटे बहू ने उन्हें निकाल दिया। वो उन्हें घर में नहीं रहने दे रहे हैं। मंगलवार को LDA में लगे नागरिक सुविधा दिवस में कमिश्नर व DM के सामने पहुंचकर उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। बोले, वहां जाते हैं तो बेटा बहू मारने दौड़ते हैं, अपने ही घर में नहीं घुसने देते। उन्होंने रहने के लिए एक कमरा दिलाने की अफसरों से मांग की है। DM ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें मकान में कब्जा दिलाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये अपने तरह का अकेला ही मामला नहीं है। LDA, नगर निगम तथा प्रशासन से जुड़ी तमाम शिकायतें लेकर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कुछ तो भावुक हो गए और कुछ अफसरों के सामने खुलेआम आत्मदाह की धमकी देने लगे। कुछ ने तो अधिकारियों को चुनौती दे दी है। LDA के इंजीनियरों की प्रताड़ना की शिकार कई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों ने अधिकारियों को खुलकर LDA के इंजीनियरों और अफसरों की प्रताड़ना की दास्तान सुनाई है। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब, DM सूर्यपाल गंगवार, LDA उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार तथा अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी। कुल 130 मामले यहां पर दर्ज हुए हैं, जिसमें 25 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। दोस्तों, अब सुनते हैं ये खबर नई दिल्ली से। सोशल मीडिया पर शादी के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। यूजर्स भी शादी के वीडियो को काफी एंजॉय करते हैं। जहां शादियों में हंसी खुशी के पल देखे जाते हैं, वहीं कई बार बेहद इमोशनल कर देने वाले पल भी आप देख सकते हैं। शादी 2 दिलों का बंधन होता है और शादी के बंधन में बंधकर दूल्हा दुल्हन दोनों उम्र भर एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन का बेहद ख्याल रखता नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दुल्हन दिव्यांग है और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। ऐसे में दूल्हा दुल्हन के साथ व्हील चेयर पर बैठकर फेरे लेता नजर आ रहा है। आगे वीडियो में दिखता है कि दूल्हा विदाई के समय दुल्हन को गोद में उठाकर कार तक ले जाता है। दोस्तों, अब सुनते हैं खबर उत्तराखंड के काशीपुर से। उधम सिंह नगर के कुंडा थाना पुलिस ने नाबालिगों को बहला फुसलाकर शादी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। किशोरी को कथित तौर पर बेचने के लिए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि किशोरी को राजस्थान के एक दिव्यांग को 5 लाख रुपए में बेच दिया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 लोग फरार है। मुरादाबाद की उषा चौहान काशीपुर के कुंडा इलाके में किराए के मकान में रहती है, जिन्होंने अपनी 16 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने में 16 अक्टूबर को SHO दिनेश फर्त्याल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच में पता चला
कि बच्ची की मां भी गंभीर रूप से बीमार है। इस्लाम नगर के निवासी सोनिया और उसके दोस्त राजू ने युवती को मां के इलाज का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया। पुलिस ने कहा कि दोनों किशोरी को बहला फुसलाकर राजस्थान ले गए। उन्होंने अलवर जिले के मेवली थाना कोटक सिम निवासी दिव्यांग मोनू और उसके परिवार को 5 लाख रुपए में इस युवती को बेच दिया। उन्होंने किशोरी से कहा कि वे काशीपुर जाकर मोनू के परिवार से मिले और उसकी मां को वे पैसे सौंप दिए ताकि उनका इलाज हो सके। काफी मशक्कत के बाद भी उनका पता नहीं चला है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 365 के तहत मामला दर्ज कर दिया है। एसएचओ दिनेश के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद और भूमिका पांडे की टीम बनाई गई। इसी बीच सोनिया कुमारी, उसका साथी राजू और उसके पड़ोस में रहने वाले गिरोह की एक महिला ने नाबालिग को अपने विश्वास में ले लिया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से करीब 1 सप्ताह के भीतर ही नाबालिग को राजस्थान ग्राम मेवाली थाना कोटक सिम जिला अलवर से बरामद कर लिया और इस काम को अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ भी कर दिया है। दोस्तों, खबर बिहार के मोतिहारी से। यहाँ पर रक्सौल में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका का विकलांगता प्रमाण पत्र जांच किए जाने पर फर्जी पाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका जो विकलांगता के प्रमाण पत्र के भरोसे पर ही सेविका के लिए चयनित की गई थी, उन्हीं का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। विभाग के द्वारा इस तरह का कोई भी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की बात सामने आई है। जिस डॉक्टर के हस्ताक्षर से ये विकलांगता पत्र जारी किया गया था, उस डॉक्टर ने इसे फर्जी हस्ताक्षर भी बताया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को नेत्रहीनों के लिए सुलभ बनाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील SK रुंगटा से सहायता मांगी है और उनसे पूछा है कि वो वकीलों की लिखित दलीलों का पालन कैसे करते हैं और उन्हें ब्रेल में परिवर्तित कैसे करवाते हैं। रुंगटा, जो बहुत कम ही उम्र में अपनी दृष्टि खो चुके थे, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग से संबंधित एक मामले में प्रमुख वरिष्ठ वकीलों की लिखित प्रस्तुतियों का जवाब दे रहे थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और JB पारदीवाला शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को सभी के लिए सुलभ बनाना मेरे मिशन में से एक है। इस पर जवाब देते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि वे इस नेक काम में शीर्ष अदालत की सहायता करने के लिए तैयार है और बताया कि कैसे वे अदालतों में लिखित दलीलों का तुरंत जवाब दे सकते हैं। वरिष्ठ वकील रुंगटा ने बताया कि वो अपने पेन ड्राइव में अन्य वकीलों के दस्तावेजों के संकलन की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हैं और उन्हें ब्रेल में बदलने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर दृष्टिबाधित लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के अनुकूल होना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ वकील से अपना थोड़ा सा समय देने के लिए कहा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील से कहा कि वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक से अदालत के सॉफ्टवेयर को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उनके साथ बैठक करने के लिए कहेंगे। अदालत की आधिकारिक वेबसाइट को ऑडियो कैप्चा के माध्यम से सुलभ बनाकर कुछ बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, खबर गोवा के पणजी से। कदम्बा परिवहन निगम लिमिटेड KTC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए KTCL बस स्टैंड पर कुछ दुकानें आरक्षित कर ली हैं। KTC की दुकानों का आरक्षण पेरनेम, मार्सेल, होंडा, असोनोरा, पणजी, कुनकोलिम, केनाकोना और शिरोडा में बस स्टॉप में किया गया है। आरक्षण दृश्य हानि, कम दृष्टि, श्रवण हानि और लोकोमोटिव विकलांग लोगों के लिए खुला है। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए गोवा राज्य सरकार आयोग के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। बेरोजगारी आज विकलांग लोगों की सबसे बड़ी चिंता में से एक है। नतीजतन कुछ PWD ने आयोग के साथ इस तथ्य के संबंध में शिकायत दर्ज की कि PWD को स्थानीय KTC बस स्टैंड पर भी दुकानें संचालित करने में सक्षम होना चाहिए। इन विचारों पर PWD के लिए राज्य आयुक्त गुरुप्रसाद पावस्कर ने सहमति दर्शाई।
विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों पर ध्यान देने के बाद श्री पावस्कर ने केटीसी के अध्यक्ष विधायक उल्हास तुएनकर और महाप्रबंधक संजय घोटे से भी संपर्क किया। दोस्तों, खबर नवी मुंबई से। नवी मुंबई नगर निगम ने शहर भर में स्वरोजगार के लिए स्टॉल आवंटित किए हैं। इसमें से 330 विकलांग व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच के लिए एक कार्यक्रम प्रकाशित किया है। स्क्रूटिनी 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक की जाएगी। नगर निकाय ने 10 नवंबर 2022 को वाशी के विष्णुदास भावे सभागार में निकाली गई लॉटरी के माध्यम से कुल 330 विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए स्टॉल वितरित किए थे। ये ड्रॉ 3 चरणों में बहुत ही पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया। ड्रॉ के बाद कई विकलांगों ने नगर निगम द्वारा विकलांगों के कल्याण के लिए की गई इस पहल पर संतोष व्यक्त किया और महसूस किया कि ये विकलांगों के लिए एक ऐतिहासिक स्वर्णिम क्षण है। अब इस सूची में जिन विकलांग व्यक्तियों का नाम आया है, उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र वाशी में किया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को कहा है कि विशेषज्ञ समिति विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में 4% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों में नौकरियों की पहचान कर रही हैं। वे सचिवालय में राज्य विकलांग सलाहकार बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। स्टालिन ने इस वक्त कहा है कि उनकी सरकार सभी को सरकारी लाभ मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने याद किया कि कैसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विकलांग कल्याण विभाग बनाया गया था और कैसे पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने विकलांगों की अत्यधिक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पोर्टफोलियो संभाला था। विकलांगों के लिए मासिक सहायता 1,000 रूपए से बढ़ाकर 2,000 रूपए कर दी गई है और अब 2,11,391 विकलांगों ने इस सहायता का लाभ भी उठाया है। साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य सचिव वी. इरई अनबू भी उपस्थित थे। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकें। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। चेन्नई का मरीना बीच इलाका बन रहा है विकलांगों के लिए सुलभ और सुगम्य। नागपुर के जयसिंह चौहान को सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। फाइलेरिया से पीड़ित लोगों के लिए वितरित की गई कुछ खास चप्पलें। रियायती मूल्यों पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दिए जाएंगे उपयुक्त उपकरण। विजन एड और सक्षम की संयुक्त पहल। प्रजाहिता फाउंडेशन ला रहा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी या पैरालिसिस वाले लोगों के लिए एक किफायती सहायक उपकरण। हाईकोर्ट ने पुलिस यातना का सामना करने वाले विकलांग व्यक्ति को 5 लाख रुपए देने के दिए आदेश। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि विकलांग गुनहगारों से निपटने के लिए पुलिस को किया जाए प्रशिक्षित। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य समानता पर WHO करेगी एक वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च। हिमाचल प्रदेश में टांडा कॉलेज ने विकलांग लड़की को MBBS सीट देने से किया इनकार। हैदराबाद में हो रही है दिव्यांग जनों के लिए स्पोर्ट्स मीट। खेलकूद प्रतियोगिता में 8 स्कूलों के दिव्यांग छात्रों ने लिया हिस्सा। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट्स। अयोध्या समस्याओं को लेकर मार्च निकालेंगे दिव्यांगजन। दिव्यांग दुल्हन के साथ दूल्हे ने व्हीलचेयर पर बैठकर लिए फेरे। शादी का झांसा देकर युवती को बेचा गया विकलांग व्यक्ति के हाथ। बेटे बहू ने निकाला घर से, कमिश्नर की अदालत पहुंचे बुजुर्ग। दिव्यांगता प्रमाण पत्र निकला जाली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए वरिष्ठ वकील से मांगी मदद। गोवा के KTC बस स्टैंड पर विकलांगों के लिए की जा रही है दुकानें आरक्षित। नई मुंबई में विकलांग स्टॉलों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की जांच करेगा NMMC। तमिलनाडु CM स्टालिन ने कहा कि निजी क्षेत्र में विकलांगों के लिए 4% कोटा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने चाहिए नए कदम।